आप सभी को मेरा नमस्कार। 7वीं क्लास की ऑनलाइन क्लास में मैं पुनेश कुमार स्वामी आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक। इस बारे में हम इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कक्षा 6 में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था और आपने ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यह आपने 6 क्लास के अंदर पढ़ा था कि कुछ पादपों से और कुछ जंतुओं से हमको कुछ रेशे प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जंतुओं से जितने भी रेशे प्राप्त किए जाते हैं, चाहे ऊन हो, चाहे रेशम हो या अन्य किसी प्रकार का कोई भी रेशा हो, उसे हम जांतव रेशा कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़ और याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। रेशम के फाइबर, जो रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, उसके जो धागे प्राप्त होते हैं, ये जो रेशम का धागा है, ये हमें रेशम कीट के कोकून, रेशम का कीट होता है, उस कीट की एक अवस्था आती है जीवन चक्री, उसे कहते हैं कोकून। ये देखिए, इस कोकून से प्राप्त होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलता है? कि पूरे शरीर पर उसके बाल पाए जाते हैं। तो क्या भेड़ के शरीर के सभी बालों से फाइबर प्राप्त होता है या कुछ ही भागों से प्राप्त होता है? तो क्या आप जानते हैं कि रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है? कि ये जो बाल प्राप्त होता है, इनसे ये जो ऊन है, ये कैसे निकाली जाती है? और इसी ऊन से हम क्या बनाते हैं? स्वेटर बुनते हैं, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाज़ार से खरीदते हैं। आर्टिफिशियल भी आता है रेशा, लेकिन ऊन से स्वेटर बनती है, वो अच्छी बनती है। तो इस ऊन से स्वेटर कैसे बनती है, बाज़ार से हम इसको खरीदते हैं, ये ऊन कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है? 6 क्लास के अंदर आपका ये चैप्टर था, ये टॉपिक भी था कि रेशम के कीट से रेशम को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, जिनसे कि साड़ियाँ बुनी जाती है। रेशम का धागा, रेशम के कपड़े काफ़ी महंगे आते हैं। तो उस रेशम के कीट से धागा प्राप्त करना और उन रेशम के धागों से साड़ियाँ या अन्य प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, वो कैसे बुनी जाती है। तो इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है कि जांतव रेशे, ऊन और रेशम, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऊन के बारे में। ऊन हमको कैसे प्राप्त होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि भेड़, बकरी और याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। भेड़ हम सब ने देखी हुई है, बकरी हम सब ने देखी हुई है, और याक जो कि बर्फीले इलाकों के अंदर, ठंडे इलाकों के अंदर पाया जाता है। तो इनको हम लोगों ने देखा हुआ है कि इनका जो पूरा शरीर है बालों से ढका होता है। तो क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? कि इन जंतुओं की जो त्वचा होती है, बाहरी जो आवरण होता है, इनके ऊपर इतने घने बाल क्यों पाए जाते हैं? और बालों के अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा बाल होंगे, इन बालों के बीच में वायु जो होती है वो आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। इस बात को नहीं जानते तो अच्छी तरह दिमाग में नोट कर लीजिए कि वायु जो होती है वो ऊष्मा की अच्छी कुचालक होती है, जिसके बारे में हम लेसन नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। तो जो ठंडे इलाकों के अंदर जैसे याक पाए जाता है, जो ठंडे इलाकों की जो भेड़ पाई जाती है, जो ठंडे इलाकों के जितने भी जंतु पाए जाते हैं, उनके शरीर के ऊपर बहुत अधिक बाल पाए जाते हैं। वो बाल इसीलिए होते हैं ताकि इनका जो शरीर है वो अंदर से गर्म रह सके, क्योंकि बालों के बीच में वायु आ जाती है और वायु जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है, जो कि हमें इन जंतुओं से प्राप्त होती है। एक छोटा सा क्रियाकलाप कर रहा है।
क्या कर रहा है क्रियाकलाप को देखते हैं, फटाफट से देखते हैं हम इसको। अपने बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। हमारे बॉडी पर भी बाल होते हैं, शरीर पर ज़्यादा बाल पाए जाते हैं, उनको छूकर, सिर के बाल है, बाहों के बाल है, छू कर दीजिए। क्या आपको इनमें कोई अंतर महसूस होता है? क्या क्या अपने सिर के बाल और अपने बाहों पर जो बाल उपस्थित है, क्या ये सभी बाल एक जैसी है? क्या छूने पर कोई अंतर महसूस होता है या नहीं होता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं? आपको छूने पर कौन से बाल नरम लगते हैं, कौन से बाल आपको टाइट लगते हैं, कौन से बाल मोटे लगते हैं, रूखे लगते हैं, इस बात का आप अनुभव कीजिए। और कौन से बाल मुलायम हैं, इस बात का आप खुद अपने शरीर के बालों को छूकर महसूस कीजिए। हमारी तरह भेड़ की रोईदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। एक है इसके दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तो भेड़ की त्वचा पर 2 प्रकार के बाल हैं, एक तो इसके दाढ़ी वाले बाल और दूसरे त्वचा पर उपस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तो तंतु रूपी जो बाल ऊन, जिसे कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। यानी इसकी जो त्वचा पर जो तंतु रूपी बाल पाए जाते हैं, मुलायम बाल पाए जाते हैं, इन्हीं से ही हमको ऊन बनाने के लिए रेशा प्राप्त होता है। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी बाल ही होते हैं। नॉर्मली दोनों प्रकार के बाल पाए जाते हैं, लेकिन कुछ भेड़ों की नस्लें ऐसी भी होती हैं जिनमें केवल ये तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है। तो केवल ऐसे भेड़ के बच्चे पैदा हो जिनमें केवल ये तंतु रूपी बाल ही अधिक पाए जाते हों, ऐसी नस्ल भी पैदा की जाती है। तो इसके लिए विशेष रूप से जनकों का चयन किया जाता है और इनके बीच में संकरण या प्रजनन क्रिया करवाई जाती है और इनसे जो संतति प्राप्त होती है, इसी संतति में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं, जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तो ऐसी संतति पैदा की जाती है। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह क्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है, जो कि इसके बारे में अध्ययन आप बड़ी क्लासों के अंदर करेंगे। अभी आपके ज़्यादा इसके अंदर डिटेल है नहीं, तो इसके बारे में चर्चा हम बड़ी क्लास के अंदर करेंगे। आगे क्या कहना चाहता है ये, तो इस प्रकार से हमने देखा ये क्रियाकलाप आपने 3.1 किया है, जिसके अंदर हमको प्राप्त पदार्थ ये समझ में आया है कि भेड़ के बॉडी पर 2 प्रकार के बाल हैं, दाढ़ी रूपे रूखे बालों और मुलायम बाल, जो कि इसकी बॉडी पर तंतु रूपी बाल पाए जाते हैं। और यही तंतु रूपी जो मुलायम बाल है ये ऊन बनाने के लिए काम आती है। इसके लिए विशेष प्रकार के भेड़ों का जनकों का चयन किया जाता है, जिसको हमने क्या कहा था, वर्णनात्मक प्रजनन कहलाता है। ये बात हमने देखी थी। इसके बारे में हम आगे अध्ययन और जारी रखते हैं। अध्ययन जारी रखने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो आप बने रहें मेरे साथ। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, वेट कीजिएगा। ब्रेक के बाद मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने पिछले क्रियाकलाप के अंदर पेड़ के बारे में अध्ययन किया था, अब बात करते हैं हम कि ऊन प्रदान करने वाले और कौन कौन से जंतु हैं। भेड़ के बारे में हमने देखा था कि भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, तो और कौन कौन से जंतु हैं जिनसे हमको ऊन प्रदान करने वाले रेशे प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हमारे देश में के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, यानी केवल इस इंडिया के अंदर केवल भेड़ों से ही ऊन प्राप्त नहीं की जाती है, बल्कि अन्य और भी जंतु हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। फिर भी बाज़ार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन
तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक जो कि बर्फीले इलाकों के अंदर ठंडे इलाकों का एक प्रमुख जंतु है, जिसकी फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये याक है, आपके सामने याक का चित्र प्रस्तुत है। ये रहा जो याक है, ये इसके शरीर पे देखिए आप कितने घने बाल पाए जाते हैं, जो कि ये जो तिब्बत और लद्दाख साइड में ये विशेष रूप से जंतु पाया जाता है। तो इसके ये जो बाल होते हैं, इन बालों से ही ऊन प्राप्त की जाती है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है, लेकिन बकरी के बाल हम देखते हैं कि भेड़ों की तुलना में बॉडी पर बाल कम पाए जाते हैं। लेकिन अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। चित्र देखिए आप 3.4 और 3.5। ये देखिए, ये अंगोरा नस्ल की बकरी है, और ये जो हमने दूसरी प्रकार की कौन सी देखी थी अपने जम्मू कश्मीर के इलाकों के अंदर पाई जाती है। इस बकरी के बॉडी पर देखिए आप विशेष प्रकार के घने बाल पाए जाते हैं। तो ऐसी भेड़ें केवल या ऐसी बकरियां केवल जम्मू कश्मीर यानी ठंडे इलाकों के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहीं पर ही पाए जाते हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इससे बेहतरीन शॉल बनाई जाती है, जिसे पश्मीना शॉल है कहते हैं। ये बहुत फेमस होती है पश्मीना की शॉल, बहुत गर्म होती है, जो कि मार्केट के अंदर पाई जाती है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ी इलाकों के अंदर पाई जाने वाली जो बकरी होती है, कश्मीरी बकरी, उसके बालों से ये विशेष प्रकार की शॉल बनाई जाती है, इसे पश्मीना शॉल कहते हैं, बहुत फेमस होती है। आगे हम देखते हैं कि ऊँट के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ऊँट जो कि हम जानते हैं रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, इसके बालों से भी विशेष प्रकार के ऊन प्राप्त की जाती है, उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। जो छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं बीच में, जैसे दक्षिण अमेरिका के अंदर पाए कौन से जंतु हैं जिनसे हमको ऊन प्राप्त होती है, तो जैसे लामा हो गया, एल्पेका हो गया, और अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती है, और या कहाँ पाया जाता है, तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। पश्मीना शॉलें कहाँ बनाई जाती है, किन से बनाई जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाकों के अंदर जो कश्मीरी बकरियाँ पाई जाती है, उनसे पश्मीना शॉलें प्राप्त की जाती है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो लामा और एल्पेका, जैसे ये लामा है और ये एल्पेका है, देख सकते हैं आप, इनके शरीर पर भी घने बाल पाए जाते हैं। तो इनसे भी जो रेशा प्राप्त किया जाता है, उनसे ऊन बनाई जाती है। आगे देखते हैं हम, क्रियाकलाप है कि उन जंतुओं के चित्र बनाए एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपका। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाएँ तो इस पुस्तिका में दिए गए चित्रों को देख के इन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। कुछ जैसे आपके इसके अंदर एग्जांपल दिए हुए हैं, एल्पेका है, लामा है, याक है, भेड़ है, ऊँट है, अंगोरा बकरी है, पहाड़ी इलाकों के जो बकरियाँ पाई जाती है, और भी अन्य प्रकार के जो भी जंतु आपको जाई से भी चित्र मिलते हैं जिससे ऊन प्राप्त की जाती है, ऐसे जंतुओं के चित्र आप काट कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए, या फिर इन्हीं से ही इसी किताब से आप चित्र देखकर और अपनी पुस्तिका में बनाने का प्रयास कीजिए। अपने क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट, याक जिस नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भी पता लगाने का प्रयास कीजिए कि अलग अलग इलाकों के अनुसार इनके अलग अलग नाम होते हैं, क्षेत्रीय नाम होते हैं। तो इनसे भी आप इनका नाम पता कीजिए, और क्या क्या नाम या क्या नाम से इनको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पुकारा जाता है, वो भी आप अपने स्क्रैप पुस्तिका के अंदर नोट कीजिए और चित्र भी चिपकाइए। तो आज हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें और इसकी रीडिंग ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।